आज का टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स का फोर्सेज इन नेचर। फोर्सेज इन नेचर में हम लोग 4 तरह के फोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों फोर्सेज का हम लोग स्टडी करते हैं ना, ये 11 क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर का। और इसमें दो फोर्सेस जो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स का लिस्ट में आता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स के रूप में आता है। हम लोग डिस्कशन करेंगे सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं, लेकिन वन बाय वन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये चारों फोर्सेस के सबके अपने अपने स्ट्रेंथ होते हैं। किसी का ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, किसी का कम स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग 1 देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को 10⁻², वीक न्यूक्लियर फोर्स को 10⁻3, ग्रेविटेशनल फोर्स को 10⁻38। याद रहे ये फोर्सेस जो होते हैं इनको हम लोग इंटरेक्शन का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को देने वाला इंसान का नाम था न्यूटन थे, ये इंग्लैंड के थे। ग्रेविटेशनल फोर्स में 2 कंपोनेंट्स आते हैं या फिर 2 स्टेटमेंट्स आते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो मासेस होते हैं उनका प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। जैसे कि ये हम लोग का एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए मान लेते हैं, ये हम लोग का एक ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट बी। अब इस ऑब्जेक्ट का मास m1 हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का मास हम लोग ले लेते हैं m2। अब इस ऑब्जेक्ट का ये सेंटर हो गया O और इस ऑब्जेक्ट का ये सेंटर हो गया O डैश, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक लाइन ज्वाइनिंग बनाएंगे इस तरह से, ये कहलाएगा लाइन ज्वाइनिंग। हम लोग लिख भी सकते हैं ये लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब लाइन ज्वाइनिंग में ये जगह से इस जगह के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग इनके बीच का सेपरेशन कहेंगे, दैट इज r। सो नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या एक्चुअली ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का अपना अपना मास है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा m1 × m2 होगा, ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इनके जो सेंटर से लेकर के जो डिस्टेंस हमने क्रिएट किया दैट इज r, ये r का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कैसे ना, स्क्वायर में होगा, दैट इज f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये न्यूटन के दिए हुए, न्यूटन साहब के दिए हुए ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ द मासेस होगा, एक स्टेटमेंट क्या होगा, उनके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ना इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं तो इसको लिखने का तरीका होगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज f कैपिटल G m1 m2/r²। ये होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम लोग और डिटेल में देखें तो वो डिपेंड करता है मास के ऊपर और उनके बीच के सेपरेशन के ऊपर। यानी अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें और अगर इस इक्वेशन में कोई भी एक ऑब्जेक्ट का मास को अगर हम 0 मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कुछ देर के लिए मान लेते हैं से m2 = 0। अगर हम मान के चले कि इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 0 है, तो हम लोग देखेंगे फोर्स क्या हो जाएगा m1.0 दैट इज 0। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का जो हम लोग 2 ऑब्जेक्ट मिनिमम लेंगे, उन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, अगर इस r को अगर से मान लेते हैं ये r अगर हमारा पास 0 हो जाए, लेट अस अज्यूम ये r 0 हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे f का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/0 = इन्फिनिटी। यानी ये r का वैल्यू हम लोग 0 करने जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन ये सेंट्रल फोर्स है तो दोनों को ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तो जनरल केस में r 0 नहीं आता है, इन्फिनिट जरूर आता है। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स में जो हम लोगों ने देखा अभी, इसमें क्या हुआ F = G m1 m2/r² होता है, जहां पे ये G को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो ये G है, इस G को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब सवाल ये है
कांस्टेंट तो समझ में आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये डिपेंड करता है मास के ऊपर, और हम लोग ये बात जानते हैं मास चेंज नहीं होता है, इसीलिए जो जी का वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल इसीलिए है क्योंकि इस यूनिवर्स में मास हर जगह सेम होगा, तो इसका कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, हर जगह सेम होगा, इसीलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो ये हम लोग का मोटा मोटी ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ फीचर्स वगैरह। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली क्या है, हमारे पास F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मतलब ये बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट को भी अपने इफेक्ट में ला सकता है। दूसरा, ये सेंट्रल फोर्स होता है, हम लोगों ने देखा दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर से लाइन जुड़ेगा, तो उस समय हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनके सेंटर से मेजरमेंट करते हैं। सो इसीलिए ये क्या है, सेंट्रल फोर्स होता है। इसके बाद ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, हम लोग देख सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट में रखना होगा, नॉन कॉन्टैक्ट में ही ये काम कर लेता है ना। लाइट ऑब्जेक्ट के लिए, लाइट ऑब्जेक्ट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट बहुत हल्का हुआ, जिनका मास बहुत नेग्लिजिबल है, तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इसके बाद ये डिपेंड नहीं करता है किन पे, इंटरवेनिंग ऑब्जेक्ट्स पे, मतलब अगर हम इस ए ऑब्जेक्ट का और इस बी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक तीसरा ऑब्जेक्ट सी है, सपोज कर लेते हैं। सो जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास का हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, तो उस समय ऑब्जेक्ट सी कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा ए और बी के केस में, यानी इनके बीच में अगर वो रहा तो ये उनके फोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक चीज एक्सचेंज करता है, जिस चीज को हम लोग ग्रेविटोन कहते हैं। ग्रेविटोन, ये ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों ही ग्रेविटोन बोल करके एक इनविजिबल चीज दोनों में आपस में एक्सचेंज करता है, तभी जाकर के ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, जिसका दो पॉइंट्स क्या होंगे, फिक्स होंगे, तभी वो कंजर्वेटिव फोर्स है। एंड नाउ ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करता है। ये जो हम लोग लिखे हैं ना 1/r स्क्वायर, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सो ये सब इसके हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, अब ये सब हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या होगा, जैसे हम लोग ये जानते हैं ये हम लोग का अर्थ है, और अर्थ के बाहर में कुछ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। जैसे सबसे पहले क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है ना, हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, फिर कौन सा हो जाएगा, मेसो, फिर क्या होता है आयोनो, फिर क्या होता है एक्सोस्फेयर होता है। ये हम लोग के अर्थ के ऊपर में एटमॉस्फेयर के लेयर्स हो जाएंगे, पहले ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, फिर मेसो, फिर आयोनो, फिर एक्सो। ये जो एटमॉस्फेयर्स है, ये एटमॉस्फेयर का एग्जिस्टेंस किसके कारण है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, जो भी अर्थ के सरफेस में है, जैसे कि इस जगह में कोई एक इंसान है, सो वो इंसान किसके कारण एग्जिस्टेंस में है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम, हम लोग का सोलर सिस्टम भी किसके कारण एग्जिस्टेंस में है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसके अलावा जो टाइड्स आते हैं समुद्र वगैरह में, वो भी किसके कारण आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। ठीक है।